हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 8 नवंबर। देखते हैं कौन-कौन सी न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। तो पहली न्यूज़ है हमारी टेक्निकल टेक्सटाइल से। तो यूनियन मिनिस्टर जो टेक्सटाइल्स के हैं, उन्होंने ये कहा कि आने वाले 5 सालों में जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसकी ग्रोथ रेट जो है वो 15 से 20% के आसपास पहुँच जाएगी, आने वाले 5 सालों में। अभी जो ग्रोथ रेट है वो करीब-करीब 8% के आसपास है। तो इंडिया का जो टारगेट होना चाहिए वो आने वाले 3 साल में इंडिया को टारगेट करना चाहिए कि वो 5 गुना जो है वो इस परसेंटेज को और इंक्रीज़ कर सके। अगर बात करें टेक्निकल टेक्सटाइल्स की, तो जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं वो फंक्शनल फैब्रिक्स होते हैं, जिनका यूज़ जो है इंडस्ट्रीज़ में या ऑटोमोबाइल सेक्टर में या इंजीनियरिंग सेक्टर में और कंस्ट्रक्शन के कामों में इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, ये सब जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो सामान वगैरह बनते हैं, ये उनकी इमेज है। अब देखते हैं जो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो मार्केट है, तो ये पूरा अगर वर्ल्ड का मार्केट देखेंगे तो करीब-करीब $250 बिलियन डॉलर का ये पूरा मार्केट है। जो इसमें इंडिया का शेयर है, इंडिया का शेयर है $19 बिलियन डॉलर का। तो इसमें जो बिगेस्ट प्लेयर्स हैं इस इंडस्ट्री में, तो वो यूएस है और जो वेस्ट की यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, चाइना और जापान वगैरह। इंडिया इस चीज़ में आता है 6th नंबर पे आता है। इंडिया जो है वो 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेक्निकल टेक्सटाइल्स का, और इंडिया का जो ग्लोबल शेयर है वो 6% का ग्लोबल शेयर है। वैसे अगर देखा जाए तो कॉटन और जूट की बात करेंगे, तो कॉटन और जूट में इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है? पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन और जूट जो है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होता है। अब देखिए टेक्निकल सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 2.3% ऑफ इंडिया जीडीपी। इंडिया की जीडीपी का 2.3% जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर से आता है। उसके अलावा 7% जो है वो इंडस्ट्रियल आउटपुट से आता है, और 12% जो एक्सपोर्ट्स हैं, मीन्स जो इंडिया की अर्निंग है उसमें से 12% जो अर्निंग है वो एक्सपोर्ट्स की वजह से होता है। और मीन्स टेक्निकल टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसकी वजह से 21% जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट होता है। जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है उसका 21% जो है वो टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर की वजह से जनरेट होता है। अब देखते हैं तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का इन द वर्ल्ड, और 95% ऑफ द जो हैंड वूवन फैब्रिक्स हैं, तो वो 95% के पार्ट जो है वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, और 95% जो है वर्ल्ड का जो हैंड वूवन फैब्रिक है, जो हाथ से बनाया जाता है, वो फैब्रिक 95% जो है वो इंडिया से ही जाता है बाकी कंट्रीज़ में। देखा जाए तो जनवरी 2019 में गवर्नमेंट ने इश्यू किया था एचएसएन कोड। अगर एचएसएन कोड की बात करें तो ये होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा 207 एचएसएन कोड जो है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इश्यू किया गया था ये टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए। और ये जो है एक 6 डिजिट का एक यूनिफ़ॉर्म कोड होता है, ठीक है? तो इसमें अलग-अलग आइटम्स को अलग-अलग कोड से जो है क्लासिफ़ाई किया जाता है। और इसमें देखा जाएगा तो जो एक ये जो एचएसएन कोड है वो एक सिस्टम है जो कि इंट्रोड्यूस करता है कि जो भी गुड्स हैं उनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड करता है जो कि 6 डिजिट का होता है। उसके अलावा 92 टेक्सटाइल आइटम्स अभी तक जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी किए गए हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की, हाईवेज़ की, रेलवेज़ की, या जो मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, तो 92 टेक्निकल टेक्सटाइल आइटम ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा मैंडेटरी मीन्स किए गए हैं कि उनको यूज़ किया ही जाएगा। अब सेकंड न्यूज़ हमारी आती है जो रिलेटेड है एडिबल ऑयल के प्राइसेज़ से। तो दिवाली के टाइम के बाद से जो है थोड़ा-सा एडिबल ऑयल के प्राइसेज़ में थोड़ी गिरावट आई है। तो अब देखते हैं कि क्या रीज़न है कि इन प्राइसेज़ में ड्रॉप हुआ है। तो पहला जो हमारा रीज़न है वो है स्टेबलाइज़ेशन ऑफ ग्लोबल ग्लोबल प्राइसेज़। मीन्स जो ग्लोबल प्राइस है, तो ग्लोबल प्राइसेज़ में क्या हुआ, थोड़ा-सा स्टेबलाइज़ेशन में थोड़ी-सी कमी हुई है। तो कुछ कट्स की वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस वगैरह पे कुछ छूट दी गई हैं, तो उसके द्वारा भी दाम में जो है गिरावट आई है। उसके द्वारा उसके अलावा जो है ये होलसेल प्राइसेज़ जो प्राइवेट पार्टनर्स अपना करते हैं, जो उनके प्राइसेज़ भी रिड्यूस हुए हैं, तो उसकी वजह से भी जो तेल के दाम है वो कम हुए हैं। उसके अलावा जो सेंटर के द्वारा एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लाया गया था, मीन्स ये कहता है कि आप एक लिमिट से ज़्यादा किसी भी पर्टिकुलर आइटम को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इसकी वजह से भी जो है कुछ दाम में जो है गिरावट देखने को मिला है। अब देखते हैं कि पहले ये चीज़ें जो एडिबल ऑयल के जो प्राइसेज़ हैं, ये इतने इंक्रीज़ क्यों हो रहे थे? तो अगर बात करें तो
जो ग्लोबल कम्युनिटी है वहाँ पे प्राइसेज़ इंक्रीज़ किए गए थे कोविड-19 को देखते हुए। जो मेन फैक्टर था प्राइसेज़ इंक्रीज़ होने का वो कोविड-19 एक फैक्टर था इम्पोर्टेंट। उसके अलावा मीन्स देखिए कोविड-19 की वजह से क्या हो रहा था कि जो सप्लाई चेन है उसमें डिस्टर्बेंस कॉज़ हुआ। उसके अलावा कई जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी उस टाइम तो कोविड की वजह से वो बंद हो गई और उसके बाद जो लेबर वगैरह थे वो भी सही से नहीं मिल पाए। क्योंकि इंडस्ट्री बंद बंद होने के बाद जो भी लेबर वगैरह थे वो अपने घर चले गए थे। तो कोविड-19 का ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा इन ऑयल के प्राइसेज़ पे। उसके अलावा देखेंगे तो चाइना क्या किया, चाइना ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में वो एडिबल ऑयल को परचेज़ कर लिया। तो उसकी वजह से भी जो है ऑयल के प्राइसेज़ इतने हाई हो गए। और जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो क्या कहिए कि वो अपने आप को मीन्स डाइवर्ट कर लिए जो बायोफ्यूल है उसकी तरफ, तो उसकी वजह से भी इंक्रीज़ हुआ। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेज़ और जो ड्यूटीज़ ली जाती हैं एडिबल ऑयल्स पे, उसकी वजह से भी ये इंक्रीज़ देखने को मिला। अब बात करते हैं कि इंडिया की क्या डिपेंडेंस है एडिबल ऑयल पे, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स का बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्टर है, ठीक? सबसे ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट इंडिया ही करता है। तो इंडिया की जो नीड है उसके हिसाब से देखा जाए तो करीब-करीब 60% जो है एडिबल ऑयल जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है इंडिया के द्वारा दूसरे कंट्रीज़ से, ठीक है? तो उसके अलावा जो है जैसे देखेंगे तो कुछ इम्पोर्ट से इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, तो जो पाम ऑयल का इम्पोर्ट है वो मलेशिया और इंडोनेशिया से इंडिया करता है। उसके अलावा ब्राज़ील और अर्जेंटीना से हम इम्पोर्ट करते हैं सोया ऑयल को और सनफ्लावर ऑयल जो है उसको हम इम्पोर्ट करते हैं रशिया और यूक्रेन से। तो अब कुछ देखते हैं फैक्ट्स एडिबल ऑयल के बारे में। तो जो एडिबल ऑयल है वो हमारा एक प्राइमरी सोर्स देखिए कहाँ-कहाँ से लिया जाता है तो सोयाबीन हो गया, रैपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर या सैफ्लावर और नाइजर। तो इन सब चीज़ों से जो है एडिबल ऑयल बनता है। जो सेकेंडरी सोर्स है हमारे एडिबल ऑयल का वो है पाम ऑयल हो गया, कोकोनट, राइस ब्रान, कॉटन सीड, ट्री बोर्न ऑयल सीड्स। ये सब जो है हमारे वो सेकेंडरी सोर्स में आते हैं। अब देखते हैं जो मेजर चैलेंजेज़ हैं ऑयल सीड प्रोडक्शन में वो क्या हैं? तो ज़्यादातर जो 70% एरिया है इंडिया का वो रेन फेड कंडीशंस में आता है, तो वो एक मेजर चैलेंज है। उसके अलावा जो सीड की कॉस्ट है ग्राउंडनट या सोयाबीन की सीड की कॉस्ट वो ज़्यादा होने की वजह से, तो उस चीज़ को कम फार्मर्स ही अफ़ोर्ड कर पाते हैं, तो कम ही लोग बोते हैं, उसकी वजह से भी ये चीज़ है। उसके अलावा जो मीन्स लिमिटेड रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं फार्मर्स के पास और जो इसका सीड का जो रिप्लेसमेंट रेट है वो भी कम है और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम है, तो इसकी वजह से भी जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ पे। अगली न्यूज़ हमारी आती है वानियर से रिलेटेड है। तो वानियर्स एक कम्युनिटी है तमिलनाडु की जो बैकवर्ड कम्युनिटी है। तो 1980 के आस-पास जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया था अपनी रिज़र्वेशन को डिमांड करने के लिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो इनका डिमांड ये था कि 20% रिज़र्वेशन जो है हमें स्टेट में दिया जाए तमिलनाडु में और 2% रिज़र्वेशन जो है वो हमें सेंट्रल सर्विसेज़ में मिले और 20% जो रिज़र्वेशन है वो इन्होंने स्टेट में डिमांड किया था। तो न्यूज़ में इसलिए है कि अभी रिसेंटली जो है मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया है क्योंकि जो ये 10.5% एक स्पेशल इंटरनल रिज़र्वेशन प्रोवाइड किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा वानियास को, ठीक है? तो ये मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के कैटेगरी में आते हैं। तो इस जो ये द 10.5% जो ये रिज़र्वेशन मिला था इनको, तो ये कोर्ट के द्वारा जो है इसको अल्ट्रा वायरा डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि पहले से ही तमिलनाडु में जो रिज़र्वेशन है, वो 69% पहले से ही है। तो आप कमेंट में ये बताइए कि किस जजमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया था कि जो रिज़र्वेशन का जो कैप होगा वो 50% होगा? आपको कमेंट में बताना है कि किस जजमेंट के द्वारा ये तय किया गया था कि रिज़र्वेशन का जो कैप है वो 50% है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी लेपर्ड से रिलेटेड। तो एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी में। तो वहाँ ये कहा गया कि लेपर्ड जो है इंडिया के उसको 83% रिस्क है कि वो आने वाले 33 ईयर्स में वो अगर ऐसे ही उनका रोड एक्सीडेंट वगैरह होता रहा तो उनकी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आने वाले 33 ईयर्स में जो उनको खतरा है वो 83% का रिस्क है। तो मीन्स थ आने वाले 33 सालों में उनकी जनसंख्या जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है अगर इसी तरह उनका एक्सीडेंट होता रहा तो। अब देखिए स्टडी के द्वारा क्या पता चलता है, तो स्टडी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है नॉर्थ इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क है अमंग 4 एनिमल पॉपुलेशन इनको आइडेंटिफ़ाई किया गया है। तो लेपर्ड के अलावा अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे मैन्ड वुल्फ और लिटिल स्पॉटेड कैट जो कि ब्राज़ील की है और ब्राउन हाइना जो कि अफ्रीका का है। तो इनको भी खतरा है लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाई रिस्क है 83% का वो इंडिया के लेपर्ड को है।
ठीक? तो एट एन 83% इंक्रीज रिस्क द स्टडी एस्टिमेट द टाइम टू नॉर्थ इंडियन लेपर्ड पॉपुलेशन एक्सटिंक्शन एट 33 ईयर्स। मीन्स आने वाले 33 सालों में अगर इसी तरह इनका एक्सीडेंट होता रहा तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्ट कर सकती है। जो अदर पॉपुलेशन है, जो वल्नरेबल हैं, तो जैसे आप देखेंगे तो लॉयन टेल जो मैकवे है, वो वल्नरेबल है। उसके अलावा स्लॉथ बियर, लॉयन टेल्ड जो मैकवे होता है, ये देखिए उसकी इमेज है, ये लॉयन टेल मैकवे है, लॉयन की तरह टेल होती है, ये एक मंकी की कैटेगरी का ही है। और ये है लेपर्ड, साइंटिफिक नेम इसका है पैंथेरा पार्टस। वैसे यूपीएससी साइंटिफिक नेम नहीं पूछता, लेकिन नॉलेज के लिए है बस। अब देखिए लेपर्ड जो है अपने जो भी बिग कैट्स हैं तो उस कैटेगरी में लेपर्ड जो है सबसे छोटा है। जैसे जो पैंथेरा वर्ड यूज़ किया जाता है वो इन्हीं के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे टाइगर, लायन, जैगुआर, लेपर्ड या स्नो लेपर्ड, तो इन्हीं के लिए ये पैंथेरा वर्ड यूज़ किया जाता है। और जो लेपर्ड की क्वालिटी है कि ये किसी भी हैबिटेट में रहे, ये अपने आप को उस हिसाब से अडैप्ट कर लेता है, ठीक? ये एक नॉकटर्नल एनिमल है। नॉकटर्नल का मतलब हो गया कि ये जो हंटिंग वगैरह है वो रात के टाइम में करता है। और ये फ़ीड करता है स्मॉल स्पीशीज़ पे जो हर्बीवोरस होते हैं, जैसे कि आपका हॉग डियर हो गया या वाइल्ड बोर हो गया, चीतल हो गया। तो इस टाइप की स्पीशीज़ पे ये डिपेंड करता है, फ़ीड करता है उनको। और बात करते हैं मेलानिज़्म की, देखिए स्किन का जो पिगमेंट होता है, मीन्स सबके स्किन में जो है मेलानिन पिगमेंट प्रेज़ेंट होता है। तो अगर जैसे मेलानिन का पिगमेंट ज़्यादा है, तो जो स्किन का कलर होगा वो ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा। अगर मेलानिन का प्रेज़ेंट कम है, तो वो पर्सन जो होगा वो गोरा होगा, व्हाइट होगा थोड़ा कलर में। तो मेलानिज़्म जो होता है, इनमें क्या होता है कि लेपर्ड्स में कभी-कभी मेलानिन ज़्यादा होने की वजह से वो जो इनके बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, तो वो पूरी बॉडी ही ब्लैक हो जाती है। ठीक है? तो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में इनका मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसी की वजह से ये डिज़ीज़ कॉज़ होती है इनमें। अब इनकी हैबिटेट की बात करें, तो ये आपको सब सारन जो है अफ्रीका का उसमें मिल जाएँगे और कुछ वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेंगे, ठीक है? उसके अलावा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये आपको साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में देखने को मिलेंगे। और जो इंडियन लेपर्ड है जिनको हम पैंथेरा पार्डस फ्यूस्का बोलते हैं, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है और साइट्स की लिस्ट में ये अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की लिस्ट में ये शेड्यूल 1 में रखा गया है। अब बात करते हैं कि लेपर्ड की क्या पॉपुलेशन है इंडिया में, तो अभी जो 2018 की जो लेपर्ड्स पे जो स्टडी हुई थी, उसको रिलीज़ किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। और इसमें ये बताया गया है कि 2014 से 2018 के बीच में करीब-करीब 60% हमको इंक्रीज़ देखने को मिला है लेपर्ड की पॉपुलेशन में। 2014 का जो एस्टिमेट था, पहले ये बताता था कि करीब-करीब 8000 लेपर्ड्स हैं इंडिया में, लेकिन बाद में जब 2018 वाली स्टडी आई, तो उसमें ये पता चला कि अब जो है 12,852 लेपर्ड्स हैं टोटल इंडिया में। जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स हैं, वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में 3,421 लेपर्ड्स हैं। कर्नाटका में 1783 लेपर्ड्स हैं और महाराष्ट्र में जो है 1690 लेपर्ड्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंडियन फ्लैप्सिल टर्टल्स की। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा में इसकी तस्करी चल रही थी, तो वहाँ इसको पकड़ा गया करीब-करीब 40 टर्टल्स जो है इंडियन फ्लैप्सिल टर्टल्स, ये तस्करी में पकड़े गए। तो जो इंडियन फ्लैप्सिल टर्टल है, ये एक फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, ठीक है? कई स्टेट्स में पाया जाता है। जो इन फ्लैप्सिल इनका नाम है वो इसलिए है क्योंकि ये पीले-पीले धब्बे टाइप के होते हैं इनके सेल्स के ऊपर, ठीक है? जो इनकी स्किन को कवर करता है। उसके अलावा आपकी जो आपको जो लेंथ इसकी देखने को मिलेगी वो 350 मिलीमीटर्स के आसपास है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश में मिलेगा, इंडस रिवर और गंगा रिवर के आसपास, और म्यांमार में भी आपको देखने को मिलेगा जो राडवे रिवर है और साल्विन रिवर्स है, ठीक है? तो उसके अलावा ये शैलो रिवर्स मीन्स जो शैलो वाटर है, जो शांत पानी है, स्टैग्नेंट वाटर है, ये उसमें भी रहते हैं। उसके अलावा स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह में ये पाए जाते हैं। और ये जो टर्टल्स हैं ये ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं सैंड या मड, जहाँ पे मड वगैरह इकट्ठा हो, तो ये उस मड के अंदर चले जाते हैं, ये ज़्यादा वो चीज़ प्रेफ़र करते हैं। अगर आईयूसीएन की लिस्ट में देखें तो आईयूसीएन ने इसको वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा है और साइट्स में ये अपेंडिक्स 2 में आते हैं। वाइल्ड लाइफ़ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल 1 में रखे गए हैं। अब देखिए थ्रेट्स इनको ये है कि इनकी स्मगलिंग वगैरह होती है, ठीक? और इनको मार दिया जाता है क्योंकि इनके अंदर जो है एक एफ्रोडिसिएक प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि सेक्सुअल डिज़ायर को और बढ़ाता है और इंक्रीज़ करता है।
और इसके अलावा इनकी जो स्किन्स वगैरह हैं, जो शेल्स हैं, उससे लेदर वगैरह बनाया जाता है और इनके स्किन को जो है एज़ अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है या एज़ अ मीट भी लोग यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इनकी तस्करी ज़्यादा होती है। और वर्ल्ड टर्टल डे देखिए हम ऑब्ज़र्व करते हैं 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।